नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या चीन ने इस बार अमेरिका की गर्दन दबोच ली है बॉन्ड बेचकर? कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका का बॉन्ड खरीद कर उसकी गर्दन अपने हाथ में ले ली थी, ताकि जब भी जरूरत पड़े बॉन्ड बेचकर अमेरिका को छटपटाता छोड़ दिया जाए। सबकी नजर चीन पर होगी ही, क्योंकि चीन ने भी कह दिया है हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं। जाहिर है दुनिया इस बात को लेकर उलझी रहेगी कि चीन और अमेरिका के बीच इस बार व्यापारिक जंग कुछ अलग स्तर का होने वाला है, जो शायद बड़ी तबाही ला सकती है। लेकिन अमेरिका में इस एंगल पर खूब बहस हो रही है कि ट्रंप को दरअसल इन सब से हंगामा मचाना था, ताकि शेयर मार्केट में हाहाकार मच जाए, शेयर के दाम गिर जाएं तो उनके लोग कम दाम पर खरीद लें और फिर एक दिन फैसले पर रोक लगा दिया जाए, ताकि मार्केट चढ़ते ही उनके हाथों में अरबों डॉलर रुपए आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय शाम 7 बजे के आसपास कहते हैं कि शेयर खरीदने का अच्छा मौका है। अपनी पोस्ट में DJT लिखते हैं, जो उनके नाम के पहले अक्षर हैं, और शेयर लिस्टिंग में उनकी कंपनी का नाम भी। आधी रात के बाद टैरिफ पर रोक लगा दी जाती है। शेयर बाजार की दुनिया में इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। यह अपराध है हर देश में। 2 दिन पहले जब अफवाह उड़ी कि ट्रंप रोक लगाने वाले हैं, तो उनके सचिवों ने कह दिया सवाल नहीं उठता। व्हाइट हाउस ने खंडन कर दिया कि यह फेक न्यूज है, जिससे बाजार में आई हल्की सी बढ़त उलट गई और मार्केट गिरना शुरू हो गया। मगर जैसे ही ट्रंप की ताजा घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल आया, अमेरिका के कुछ सीनेटर मांग करने लगे कि यह इनसाइडर जॉब है, इसकी जांच होनी चाहिए। So I have questions about the tariff announcements today. Who benefited and who made money? And this should matter to you too, because this could be an enormous scam. What we know is that about 9:30 today, Trump posts on social media that people should buy. It's a good time to buy. And then 3 hours later, guess what? He announces that there's going to be a 90-day suspension of many of the tariffs. Predictably, the market, which had been crashing, shoots up, and anyone who made investments early today likely made a lot of money. And so the question is, who close to Trump knew that he was going to suspend the tariffs? Which of his Mar-a-Lago friends or his billionaire advisors were able to capitalize on that inside information? Why did Trump send out that post to his supporters earlier in the day? Republicans in Congress have a chance to stop him right now. If they do nothing, they, along with Trump, are responsible for the fallout. Congress could end this dangerous trade war right now by passing my bipartisan resolution with Senator Ron Wyden to turn off the fake emergency authority that Donald Trump is using to impose his worldwide and chaotic tariffs. अगर ऐसा हुआ है तो दुनिया के लोग बेवकूफ बन गए, मगर शेयर मार्केट का मामला बड़ा जटिल होता है। इतनी आसानी से साबित नहीं हो जाएगा कि ट्रंप ने मार्केट गिराकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। मार्केट गिर रहा था दुनिया भर में, 10 अप्रैल को रिकवर भी किया, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो अभी भी अमेरिकी मार्केट पूरी तरह रिकवर नहीं किया है। जनवरी महीने से आकलन लगाएंगे तो अभी भी नैस्डैक करीब 12% नीचे है। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में बहस हो रही है कि कहीं जानबूझकर टैरिफ तो नहीं लगाया गया ताकि मार्केट गिर जाए, शेयर खरीदकर फायदा उठा लें। भारत में भी ऐसा हुआ था। लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात की थी। उसे लेकर कई सवाल उठे। फिलहाल चीन पर फोकस करते हैं। आमतौर पर चीन बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन इस बार चीन भी बोल रहा है। चीन में ट्रंप और अमेरिका को लेकर खूब मीम बनाए जा रहे हैं कि अमेरिकी लोग चीन की फैक्ट्रियों में जूते बना रहे हैं, फीते लगा रहे हैं। क्या हम कोई नया चीन देख रहे हैं जो दुनिया की बहस में अब बोलकर शामिल होने लगा है? ट्रंप जितना चीन को फुफकार रहे हैं, चीन भी उतना ही उन्हें ललकार रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने 1953 का चेयरमैन माओ त्से तुंग का एक वीडियो जारी किया है और उनकी बातों को दोहराते हुए साफ साफ कह दिया है कि चीन चीन है, पीछे नहीं हटेगा। चीन को पीछे हटना नहीं आता है। इस बयान से साफ हो गया कि ट्रंप ने जिन 70 देशों पर लगे टैरिफ को रोका है, उनका साथ भी उन्हें मिल जाएगा, तब भी चीन अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। और यह मानकर चलना बेवकूफी है कि ये 70 देश
चीन के साथ लड़ाई में अमेरिका के साथ आ ही जाएंगे। ऐसा होगा भी नहीं। तो कुल मिलाकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी के माहौल में अभी कोई सुधार नहीं आया है। टैरिफ के फैसले पर रोक लगाने से कुछ भी नहीं बदला। यह सोचा जाना चाहिए कि चीन ने माओ के जरिए अपनी बात क्यों रखी। यह भाषण तो 7 फरवरी 1953 का है। माओ से तुंग ने चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस में यह भाषण दिया था। उस समय 2.5 साल से कोरियन युद्ध चल रहा था। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ था और चीन उत्तरी कोरिया के साथ। तब माओ ने कहा था कि यह युद्ध कितना भी लंबा चल जाए, हम झुकेंगे नहीं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक पूरी तरह से जीत नहीं जाते। जब तक अमेरिका और रूस के बीच लड़ाई चल रही थी, चीन अपने भीतर के मामलों में फोकस कर रहा था। अब चीन दोबारा से मजबूत स्थिति में आ गया है कि पश्चिम से लोहा ले सकता है। अमेरिका आज पश्चिम को भी धक्का देने लगा है। अधिकांश पश्चिमी देश चीन की तरफ देखने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह वीडियो जारी कर याद दिला दिया है कि चीन किस मिट्टी का बना है। 时间要打多久？我讲我们不要做决定。过去是有道路门，以后是由20号月或者美国的将来的什么总统由他们去决定。就是说，他们要打多久就打多久。一次打到。 ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 34 से 104 और फिर 125% कर दिया। चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाते लगाते अमेरिका पर 84% का टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि 70 से अधिक देशों पर जो टैरिफ लगा था उस पर 90 दिनों के लिए रोक है, मगर चीन पर जो टैरिफ लगा है उस पर कोई रोक नहीं। ट्रंप ने पहले चीन की जनता से अपील की कि मुझे उम्मीद है कि आपके राष्ट्रपति स्मार्ट हैं। 125% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप कहते हैं शी जिनपिंग दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में से हैं। यह बातचीत का मामला है, इसमें लचीला होना पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर वे शी जिनपिंग से बात करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन चीन ने कह दिया पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटना आता। क्या चीन ने इतनी मजबूती से अमेरिका को कभी चुनौती दी है? पहली बार जैसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी समझ विजय गोखले की किताब से मिलती है। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी विजय गोखले की एक किताब है, आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना। इस किताब को आप भी पढ़ सकते हैं। हम इसी से छोटा सा एक प्रसंग आपको बताएंगे। इसके अलावा हाल के दिनों में चीन पर कई किताबें आई हैं। किशोर महबूबानी काफी किताबें लिख चुके हैं। उनकी एक किताब है हैज चाइना वन। कांति वाजपेयी की किताब है इंडिया वर्सेस चाइना। अनंत कृष्णन की इंडियाज चाइना चैलेंज किताब है। गजाला वहाब और प्रवीण साहनी की ड्रैगन ऑन आर डोर स्टेप किताब है। मनोज जोशी की किताब है इंडियन चाइना बॉर्डर। भारत के विद्वान अब चीन को लेकर गंभीरता से लिखने लगे हैं। एक समय था जब चीन ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई, उसे अपना बॉस मान लिया, अमेरिका का पैसा लिया, टेक्नोलॉजी ली। आज वही चीन अब मजबूत हो चुका है, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ट्रंप जानते हैं कि अब देर हो गई है, चीन को पता है उसका टाइम आ गया है। विजय गोखले ने अपनी किताब में डेंग के समय के चीन के बारे में विस्तार से बताया है। डेंग शाओपिंग और शी जिनपिंग के बीच चीन बहुत बदल गया। डेंग शाओपिंग को चीन के आर्थिक सुधार का वास्तुकार माना जाता है। डेंग का कार्यकाल 1989 तक रहा, काफी लंबा कार्यकाल था। डेंग शाओपिंग ने यह धारणा बनाई कि चीन कुछ समय के लिए पश्चिमी वर्चस्व वाली व्यवस्था में जूनियर पार्टनर बनकर रहे और इसके बदले विदेशी पूंजी और उच्च टेक्नोलॉजी हासिल कर ले। चीन की दोस्ती रूस से थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद भी चीन अमेरिका से लोहा मोल नहीं लेता। अमेरिका के कॉरपोरेट का चीन से रिश्ता गहरा होने लगा और क्लिंटन के कार्यकाल तक आते आते अमेरिका का दूसरा घर चीन में बन चुका था। अमेरिकी कॉरपोरेट के दबाव में 2001 में अमेरिका द्वारा समर्थित चीन के WTO में प्रवेश ने कानूनी रूप से बाजार को खोलने के लिए बाध्य कर दिया। गोखले का कहना है कि यह चीन के लिए एक विराट रणनीतिक जीत थी। 1989 में तियानमेन स्क्वायर की घटना के बाद पश्चिमी देशों ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया।
तब डेंग शाओपिंग ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से कहा कि चीन को खुशी होगी कि अमेरिकी व्यापारी चीन के साथ व्यापार जारी रखें। निक्सन राष्ट्रपति के तौर पर 1972 में चीन जा चुके थे, बल्कि चीन की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्होंने माओ से भी मुलाकात की। दुनिया के इतिहास में उसे बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज किया गया। यह वो समय था जब चीन आगे बढ़कर हाथ मिला रहा था, दुनिया के सामने विनम्रता से पेश आ रहा था, अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों की तरफ भी हाथ बढ़ाने लगा। जुलाई 1990 में डेंग शाओपिंग कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से कहते हैं, 7 पश्चिमी देशों G7 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि अमेरिका के साथ संपर्क बनाए रखना है और अच्छे संबंध भी बनाए रखना है। गोखले लिखते हैं कि इस तरह से चीन ने तियानमेन स्क्वायर की घटना के 1 दशक के भीतर ही पूरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान फिर से हासिल कर लिया। अमेरिकी बाजार चीन के व्यापार के लिए खोल दिया गया। चीन पर भी दबाव बनाया गया कि अपनी अर्थव्यवस्था खोले ताकि उसके सस्ते मजदूर अमेरिका के अमीरों के काम आ जाएं। अब वही अमेरिका कह रहा है चीन ने सब लूट लिया, फायदा तो अमेरिका को भी हुआ और हुआ चीन को भी। चीन ने विदेशी पूंजी के साथ संयुक्त उद्यम कायम किए। चीन की गाड़ियां तेज दौड़ने लगी और हर 8 साल पर उसकी अर्थव्यवस्था का आकार डबल होने लग गया। आज चीन एआई के क्षेत्र में डीप सीक बनाकर अमेरिकी एआई को झटका देता है और उसकी BYD कार टेस्ला को चुनौती देती है। शी जिनपिंग का चीन डेंग शाओपिंग के चीन से काफी अलग है। डराओगे तो डरेंगे नहीं, लड़ोगे तो मैदान में आ जाओ, हम भी लड़ेंगे। चीन को लेकर भारत ने भी कम चुनौती नहीं दी। चीनी फुलझड़ियों के बहिष्कार की फर्जी लड़ाई भारत में भी लड़ी गई। कुछ ऐप वगैरह भी बंद किए गए। नतीजा यह निकला कि आज भारत चीन से करीब $100 अरब का आयात करता है और निर्यात काफी कम। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा है, बढ़ता ही जा रहा है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारत के लोग चीन के बारे में कम जानते हैं। जिस देश का चीन से $100 अरब का व्यापार हो, उसे चीन के बारे में ठीक ठीक जानकारी होगी। तो क्या इस लड़ाई का फैसला तभी होगा जब ट्रंप चीन के मामले में पीछे हटेंगे, चीन से टैरिफ हटाएंगे। उन्होंने टैरिफ की सारी लड़ाई का सारा जाल चीन को केंद्र में रखकर बुना है। जिस तरह से बाकी देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने रोक लगाई, क्या ट्रंप को चीन के मामले में भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा? अभी तक ट्रंप भी चीन को लेकर पीछे नहीं हटे। बार बार कह रहे हैं शी जिनपिंग के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर चीन ने एक बार भी नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। यही कहा कि वो किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है। यह बातचीत तभी होगी जब ट्रंप टैरिफ पूरी तरह से वापस लेंगे। क्या ट्रंप दुनिया के सामने शर्मिंदा होने के लिए तैयार हैं? It was written from the heart. It was written as something that I think was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt. And they all want to negotiate. The only problem is, you can only do so many at one time. It's like, we want to do it right. We want to get it right. We want to take care of them, but we have to take care of our country. So, but this was something certainly we've been talking about for a period of time. And we decided to pull the trigger. तो ट्रंप साहब फंस गए हैं। चीन को अमेरिका से नुकसान हो सकता है, लेकिन चीन केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। विवेक कॉल को पढ़ना चाहिए आपको, जिन्होंने न्यूज लॉन्ड्री में ट्रंप की नीतियों को समझने के लिए एक मनोवैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया है। इसे जो हैरी विंडो कहते हैं, जोसेफ लफ्ट और हैरी इंगम के नामों को मिलाकर जो हैरी बना है। जो हैरी विंडो के जरिए आप किसी के व्यक्तित्व और उसकी सोच को अंदर और बाहर से समझने का प्रयास करते हैं। विवेक कॉल का तर्क है कि पूरी दुनिया को पता है कि अर्थशास्त्र के मामले में ट्रंप नासमझ हैं, लेकिन ट्रंप को यह बात मालूम नहीं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। ट्रंप को लगता है उनकी टैरिफ रणनीतियों से कंपनियां अमेरिका में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी ताकि नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन इस योजना की व्यवहारिकता पर कई सवाल हैं। टैरिफ के कारण फैक्ट्रियां वापस अमेरिका में आ सकती हैं, मगर उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट महंगा होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्रय शक्ति घट जाएगी। लागत घटाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल होगा, नौकरियां फिर से कम होंगी। कारखानों का निर्माण महंगा और समय लेने वाला है, इतनी जल्दी नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने जैसे अप्रत्याशित फैसले अस्थिरता पैदा करते हैं। यह अनिश्चितता कंपनियों को निवेश करने से रोकती है, क्योंकि वे अप्रत्याशित वातावरण को हमेशा नापसंद करती हैं। ट्रंप को समझने का काफी प्रयास हो रहा है, होना भी चाहिए। एक नेता पूरी जनता को बर्बादी की तरफ धकेल सकता है और एक नेता पूरी जनता को इंसानियत के रास्ते पर भी ले जा सकता है।
ट्रंप 90 दिनों में जो भी हासिल करना चाहते थे, अब उसके लिए उन्हें 90 दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा। उनके कार्यकाल के पहले 6 महीने फैसले लेने, उस पर रोक लगाने और बदलने में ही चले जाएंगे। क्या दिन रात बयान और फैसले बदलने वाले ट्रंप शी जिनपिंग की स्थिरता और जटिलता का मुकाबला कर पाएंगे? चीन अपनी मुद्रा को भी कमजोर कर रहा है। ट्रंप इसे लेकर परेशान है। इससे होगा यह कि उत्पादन की लागत घट जाएगी। टैरिफ के बावजूद चीन प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाएगा। चीन आयात पर कम निर्भर है, उससे ज्यादा निर्यात करता है। इसके लिए चीन ने कई दशक लगाए और सब कुछ अपने देश में बनाना सीख लिया। वो निर्यात में इसलिए इतना मुनाफा कमा पाता है क्योंकि उसके पास पूरी सप्लाई चेन है जो दूसरों पर निर्भर नहीं। ट्रंप के समर्थक जितना भी कह लें, ट्रंप ने चीन को घेर लिया है, चीन को डील करनी पड़ेगी, लेकिन इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका की फैक्ट्रियों में भगदड़ मच गई है। एक और बात है, ट्रंप ने यह सब इसलिए नहीं किया कि चीन से फैक्ट्रियां उठकर भारत चली जाएं। मामला इतना सिंपल नहीं कि चीन पर टैरिफ लगेगा तो फैक्ट्रियां अगली फ्लाइट से दिल्ली आ जाएंगी। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक का बयान है कि चीन बहुत स्किल्ड है, कौशल वाला है। बहुत कम स्पेस में आपको बेहतरीन कुशल कारीगर मिल जाते हैं। वो दिन गए जब चीन केवल सस्ती मजदूरी के कारण पसंद किया जाता था। चीन ने अपने कौशल में बहुत निवेश किया है। पिछले 10 साल से अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा रहा है, बाइडेन ने भी लगाया, और इस दौरान चीन से कितनी फैक्ट्रियां भारत आ गईं। एप्पल जैसी कुछ कंपनियों को छोड़ दें, चंद उदाहरणों को छोड़ दें, तो सच्चाई यही है कि इसका लाभ वियतनाम को ज्यादा मिला है। वियतनाम एक दूसरा चीन बनता जा रहा है। अमेरिका ने वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया है। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में हैं और टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वियतनाम ने कहा है कि वह अमेरिकी आयात से टैरिफ हटाने के लिए तैयार है, जीरो करने के लिए तैयार है। इस पर अमेरिका के ट्रेड सलाहकार ने कहा है कि यह काफी नहीं, टैरिफ के अलावा जो चीटिंग की जाती है उसका भी ज्यादा प्रभाव है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वियतनाम ने पिछले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसी 9 अप्रैल को द हिंदू में दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के जानकार लवपुरी ने लिखा है कि वियतनाम एशिया का टाइगर बन गया है। वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से डबल है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2400 है, जबकि वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय $5000। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही वियतनाम की अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया और फिलीपींस से भी बड़ी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ है। इसके लिए भी शानदार बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है, जिसमें बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्यटकों की सुरक्षा, आराम का ख्याल रखा जाता है। महिलाओं के लिए भी वियतनाम बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। वियतनामी खाना दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। पूरी लिखते हैं कि अमेरिका के साथ एक बेहद मुश्किल इतिहास के बावजूद आज वियतनाम के नागरिकों में कटुता या दुश्मनी का भाव नहीं। वो आगे की तरफ देखते हुए अपने देश के विकास में दिलचस्पी रखते हैं और हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी पहुंच जाती है तो रेस्तरां के ओनर को जेल भेज दिया जाता है। क्या भारत के किसी मंत्री ने वियतनाम का नाम लिया कि वहां से फैक्ट्रियां भारत आ जाएंगी? शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया, लेकिन वियतनाम पर चीन से भी ज्यादा 46% टैरिफ। भारत के मंत्री वियतनाम की बात क्यों नहीं करते? क्यों आगे निकल गया वियतनाम, जिस दौरान आप जनता को नागरिकता कानून, संभल वक्फ कानून से लेकर गौ रक्षा सहित तमाम मुद्दों को खड़ा कर मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जा रहा था। उस समय वियतनाम फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्ट बनाना सीख रहा था। मुसलमानों के प्रति नफरत ने भारत में 10 साल खपा दिए। अब इसे भी जीडीपी में जोड़ लीजिए, भारत दुनिया में सबसे अमीर नजर आएगा। भारत खुद को अमेरिका और चीन के मुकाबले खड़ा करना चाहता है, लेकिन बात वियतनाम की भी नहीं कर पाता। क्या इसलिए कि भौगोलिक आकार में वियतनाम एक छोटा देश है? टैरिफ के कारण चीन से फैक्ट्री भारत आ जाएगी। इस तरह के नोटबंदी छाप सपने से बचना चाहिए। दुनिया की जीडीपी में अमेरिका और चीन का हिस्सा मिला दिया जाए तो करीब 40% हो जाता है। अमेरिका का 26% से अधिक और चीन का 16% से अधिक योगदान है। दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 4% से भी कम है। कितनी अमेरिकी कंपनियों ने कहा है कि हम भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन भारत में माहौल बनाया जा रहा है कि इससे भारत को फायदा होगा। ट्रंप ने टैरिफ पर रोक लगाई, वापस नहीं लिया। 90 दिनों के भीतर डील करनी पड़ेगी, हम फिर से वहीं पर होंगे। अभी किसी को पता नहीं ट्रंप भारत को रियायत देंगे या जो कहते रहे भारत को वही करना पड़ेगा।
व्यापार युद्ध से अमेरिका के अमीरों को लगा होगा कि उनकी पूंजी खाक हो जाएगी तो हाय तौबा मचाने लगे। ट्रंप किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं लगते। उनके लिए फैसला लेना, फैसले को रोक देना और पलट जाना कोई बड़ी बात नहीं। वो इन सब में अंतर्विरोध नहीं देखते। जब लोगों ने पूछा क्यों रोक लगा दी टैरिफ पर, तो कहने लगे लोग लाइन से बाहर आकर कूदने लग गए। अमेरिका और दुनिया में लोग इसलिए कूद रहे थे कि उनका पैसा डूब रहा था। ट्रंप कहते हैं कूदते कूदते झूमने लगे थे। Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others also, but somebody had to do it. They had to stop because it was not sustainable. लाइन से बाहर आकर कूदने वालों में तो इलॉन मस्क भी थे। मस्क का कितना नुकसान हो गया, शेयर डूबने लगे, कारों की बिक्री कम हो गई। मस्क ने भी ट्रंप के टैरिफ से खुद को अलग कर लिया, कहा टैरिफ से अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ सकती है। जनवरी से 8 अप्रैल के बीच मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर 50% से ज्यादा टूट गया। टैरिफ पर रोक लगते ही एक दिन में 22% से भी ज्यादा रिकवर कर गया। ट्रंप पर अमीरों का दबाव तो पड़ा ही होगा, लेकिन इस लड़ाई का अंतिम फैसला अभी बाकी है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कितने ही अरबपतियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्हें नाराज कर आखिर वे कब तक चल सकते थे। शेयर बाजार की गिरावट को वे अमीरों पर हमला बता रहे थे, लेकिन अमीरों के कारण ही फैसले पर रोक लगा दिया जाता है। सिर्फ इसी से कहा जा सकता है कि ट्रंप अमीरों के आगे झुक गए हैं। अभी फैसला मत दीजिए। अमीरों का कभी किसी लड़ाई में कोई नुकसान नहीं होता, सत्ता पर उन्हीं की पकड़ रहती है। ट्रंप ने अभी तक इसे नहीं बदला है। ट्रंप की एक और दलील है जिसे देखने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिकी शेयर बाजार गिरने लगा तब ट्रंप और उनके सचिव कहने लगे हमें फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का 50% आबादी शेयर बाजार में नहीं है। जिन लोगों ने पैसे लगाए उन्होंने 4 दशक में काफी पैसे कमाए। भारत में भी शेयर बाजार में 11 करोड़ लोग पैसे लगाते हैं, तो क्या इस तर्क से शेयर बाजार को डुबा दिया जाए? जाहिर है यह बेहद फालतू तर्क था। शेयर मार्केट असली इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तो है ही। उसे डूबने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? क्या ट्रंप इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मार्केट में हाहाकार मचने के कारण टैरिफ पर रोक लगानी पड़ी? अमेरिका के अमीर ओलिगार्क यानी छोटे से अमीरों का जो समूह है ताकतवर, उनकी नाक में दम कर दिया। जो राष्ट्रपति कह रहे थे शेयर बाजार की परवाह नहीं करते, टैरिफ रोकने का कोई प्लान नहीं, अंत में रिजल्ट शानदार आएगा, अमेरिका अमीर बनेगा, उसी ट्रंप ने टैरिफ पर 90 दिनों तक के लिए रोक लगा दी। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को टैरिफ पर रोक लगानी पड़ी? जिस शेयर बाजार को लेकर ट्रंप बात नहीं करना चाहते थे, आज कह रहे हैं कि शेयर खरीदिए और 2000 इंडेक्स बढ़ने का श्रेय भी लिए जा रहे हैं। You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall. I'm going to go through it no matter what, and keep going, and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. These guys know that better than anybody, right? You got to go around them sometimes. You're not going to go through them. So I consider, you know, I think in financial markets, because they change. Look how much it changed today. We went from, you know, pretty moderate today, but over the last few days it looked pretty glum, to, I guess they say it was the biggest day in financial history. That's a pretty big change. And I think the word would be flexible. You have to be flexible. Like he's asking the question about some companies. Some companies, through no fault of their own, they happen to be in an industry that is more affected by these things than others. You have to be able to show a little flexibility. And I'm able to do that. ट्रंप को शायद अंदाजा ना रहा हो कि उनके टैरिफ लगाने से यूरोप भी टैरिफ लगा देगा, कनाडा भी लगा देगा और चीन इस हद तक सामने आकर टैरिफ लगा देगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ट्रंप के वाणिज्य सचिव का एक बयान है कि ऐसा कर उन्होंने चीन को एक्सपोज कर दिया, उसके बुरे पक्ष को उजागर कर दिया। इतनी नैतिकता आपकी शानदार, मालूम नहीं चीन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह इस बार लड़ने को तैयार दिखता है, जैसा कि बयानों से पता चलता है। शी जिनपिंग को ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना चाहते थे, लेकिन शी नहीं आए, अपनी टीम भेज दी। क्या यह लड़ाई चीन जीत जाएगा? बॉन्ड के संदर्भ में यह सवाल उठाया जा रहा है। चीन ने अमेरिका का $720 बिलियन का बॉन्ड खरीद रखा है।
बॉन्ड के बेचे जाने का यही मतलब रहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अब भरोसा नहीं रहा। सरकार बॉन्ड के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पैसे उठाती है ताकि अपना काम कर सके और कर्ज चुका सके। इसके रिटर्न पर सरकार गारंटी देती है और सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। 9 अप्रैल को कई देश बॉन्ड बेचकर अपना पैसा निकालने लग गए। इससे हुआ यह कि बॉन्ड की कीमत गिर गई। सरकार को पैसा चाहिए तो उसे ज्यादा बॉन्ड बेचना पड़ता और इसके लिए उसे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना पड़ गया। इस तरह से बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 4.5% पर पहुंच गया, जो काफी माना गया। इससे तो अमेरिका की देनदारी बढ़ती जा रही थी। जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा तब हंगामा मचा, क्योंकि सरकार के साथ साथ कंपनियों के लिए बॉन्ड के जरिए पैसा जमा करना महंगा होने लगा। इन मामलों पर नजर रखने वालों का कहना है कि बॉन्ड के कारण ही ट्रंप झुक गए। ट्रंप ने भी माना है कि बॉन्ड मार्केट पर उनकी नजर थी, लेकिन अब सब ठीक है। तो क्या चीन ने बॉन्ड बेचकर अमेरिका को झुका दिया, या ट्रंप के समर्थकों ने इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए पैसा बनाकर टैरिफ से पल्ला झाड़ लिया? आपने देखा कि हमने इस वीडियो के लिए कितनी मेहनत की। हो सकता है कि हमारी समझ एकदम पक्की ना हो, लेकिन किसी भी चीज को जानने का यही तरीका है। आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाइए, संदर्भ खोजकर लाइए। बहुत टेंशन हो रहा हो और अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो खूब नहाइए, क्योंकि ट्रंप ने नहाने के लिए पानी का प्रेशर बढ़ा दिया है। खूब नहाइए, तेज शावर में नहाइए। ट्रंप का नया आदेश आया है। टैरिफ के चक्कर में अमेरिका पसीने पसीने हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, दिमाग पर प्रेशर बढ़ रहा था। ऐसे सभी अमेरिकी को ट्रंप के इस फैसले से फायदा होगा। तेज प्रेशर वाले शावर में नहाने का आनंद मिलेगा। भाई लोग, जब तक ट्रंप है जमकर नहाइए, मलमल कर नहाइए। चीन के साबुन से नहाइए, मेक्सिको से साबुन मंगवाइए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए या मैसूर चंदन से। अमेरिका में नियम था कि 1 मिनट में 9.5 लीटर पानी से ज्यादा की सप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन ट्रंप ने वो नियम बदल दिया। ओबामा ने इस सीमा को शुरू किया, फिर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में हटाया, लेकिन बाइडेन ने इसे बहाल कर दिया। प्रेशर बढ़ा देने से पानी का बिल भी बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रंप को चिंता किस बात की? फैसला ही तो लेना है, जब ठीक नहीं होगा वापस ले लेंगे। In my case, I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair. I have to stand under the shower for 15 minutes till it gets wet. It comes out drip, drip, drip. It's ridiculous. ऐसा बंदा पूरी दुनिया में एक ही नजर आता है जो सबके पसीने छुड़ाकर शावर से नहाने का मौका देता है। कह रहा है कि शावर का प्रेशर अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसे अपने सुंदर बालों का ध्यान रखना होता है। यह बंदा मेरा फ्रेंड नहीं है, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।